गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो बेटे आज की क्लास शुरू कर रहे हैं। अपनी लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन स्पीड के बारे में पढ़ा था, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था। ठीक है, आज हमें क्या देखो, अभी तक तो है ना हमने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड जो है वो मैथमेटिकली जो उसके बारे में रिलेशंस थे वो देखे थे। आज हम उसे एक्सपेरिमेंटली पढ़ेंगे कि देखो हमने पढ़ा था जो मैथमेटिकली जो अभी तक हमने पढ़ा है वो क्या है, total number of molecules having velocities laying between the c and c plus dc इस रेंज में लाई करती है, जो कि हमारी क्या होती है, ये है 2 पाई एन एम अपॉन में 2 पाई के टी रेस टू पावर 3/2 एक्सपोनेंशियल या फिर ई रेस टू पावर माइनस एम सी स्क्वायर बाई 2 के टी सी स्क्वायर डी सी। ठीक है, यहाँ पे जो अपना डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन था उसकी वैल्यू 1 थी, उसकी वैल्यू 1 थी, तो जो अपने पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो समथिंग कुछ ये आ गया था। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू 1 रख देंगे तो अपने पास डी एन सी बाय अपॉन में एन 4 पाई एम 2 पाई के टी रेस टू पावर 3/2 ई रेस टू पावर माइनस एम सी स्क्वायर बाई 2 के टी इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, ये सारी बातें ना हम पढ़ के आ चुके हैं, और इनके जो वेलोसिटी फंक्शन है अपना और जो स्पीड है उनके साथ जो ग्राफ देख रहे थे वो पार्टिकल का कुछ इस टाइप से आ रहा था। ठीक है, अभी तक ये हमने मैथमेटिकली पढ़ा है कि जो पार्टिकल्स का ग्राफ आ रहा है वो कुछ इस टाइप का आ रहा है। अब इसे एक्सपेरिमेंटली देखेंगे कि क्या ये जो पार्टिकल की स्पीड के रिस्पेक्ट में जो भी ये हमारा इस फंक्शन के लिए ग्राफ आ रहा है वो क्या इसी टाइप का आ रहा है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में 1920 से पहले तो इससे रिलेटेड कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए ही नहीं थे। मतलब जो एक्सप्लेनेशन इसकी एनर्जी मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन स्पीड की जो एक्सप्लेनेशन दे रहे थे वो क्या है, ऐसे ही अजम्पशंस बेसिस दे रहे थे। ठीक है, फिर 1920 में एक साइंटिस्ट आए अपने, कौन से हैं, स्टर्न साइंटिस्ट। ठीक है, स्टर्न एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, उसी को अभी हम आगे पढ़ेंगे। उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बारे में एक्सपेरिमेंटली एक्सप्लेन किया था। तो क्या था स्टर्न एक्सपेरिमेंट? देखो स्टर्न एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे अपने पास एक इलेक्ट्रिकल ओवन लेंगे। क्या लेंगे? इलेक्ट्रिकल ओवन। ठीक है, उसमें हम सीजियम जो अपना एटम है उसके मॉलिक्यूल्स को रखेंगे। ठीक है, इसके सामने एक लेंगे हम स्लिट। ठीक है, और इस स्लिट के यहाँ पे एक वायर लेंगे हीटेड टंगस्टन फिलामेंट, यानी कि एक टंगस्टन की वायर लेंगे, हीटेड लेंगे। ठीक है, अब जब ये ओवन है तो ये क्या कराएगा, ये एटम्स को एक्सलरेट कराएगा। ठीक है, यहाँ से कुछ एटम बाहर निकलना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हम दो सिचुएशंस को लेके चलते हैं। पहले अपने पास लेके चल रहे हैं कि यहाँ पे कोई ग्रेविटी नहीं है, कोई भी ग्रेविटी नहीं है। तो ग्रेविटी नहीं है तो जो भी पार्टिकल जाएंगे जो हॉरिजॉन्टली निकलेंगे वो तो क्या है, डायरेक्ट अपने, मान लिया यहाँ पर डी पॉइंट है, डी पॉइंट पे वो हिट कर जाएंगे। ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टली ना निकल के कुछ इधर उधर जाएंगे तो वो आइदर इस साइड और इस साइड, ठीक है, ये अप और डाउन में चले जाएंगे। लेकिन ये अपना एक्चुअल सिनेरियो नहीं है। इन एक्चुअल सिनेरियो देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी, सो दैट जब अपने पास ग्रेविटी होगी तो जो हॉरिजॉन्टली जो पार्टिकल यहाँ से निकलेंगे ना वो अपने क्या होंगे, वो कुछ ग्रेविटी के कारण कुछ ऐसे बैंड हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारा वन पार्टिकल मान लो। ठीक है, और जो कुछ हॉरिजॉन्टली जाएंगे कुछ देखो इसको कैसे समझ सकते हो तुम, हॉरिजॉन्टली किसी ये एनालॉगस समझ सकते हो इसे कि हॉरिजॉन्टली किसी बॉल को फेंकते हो तो वो क्या है, कुछ ग्रेविटी के कारण कुछ ऐसे बैंड नहीं हो जाती है। ठीक है, जब मान लो तुम हॉरिजॉन्टली किसी भी बॉल को कुछ एंगल से फेंकते हो वो क्या पैराबोलिक पाथ ले लेती है। तो मान लिया तुमने कुछ फेंका ऐसे, ठीक है, और फिर तुमने कुछ और एंगल से बढ़ा दिया उसे, तो मान लिया ये डी प्राइम है, ये डी डबल प्राइम है, या डी डैश डी डबल डैश, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ऐसे बोलोगे। ठीक है, यहाँ पे देखो जब अपने पास ग्रेविटी नहीं थी तो जो अपने पास पार्टिकल है वो डायरेक्ट यहाँ पे हिट हो ही जा रहे थे। जब अपने पास ग्रेविटी हुई तो जो पार्टिकल का पाथ है वो क्या है, कुछ बैंड हो गया। ठीक है, इसे तुम समझ सकते हो। ये अपना कौन सा पाथ लेगी, ये पैराबोलिक पाथ लेगी। ठीक है, देखो यहाँ पे ये पार्टिकल 1 है मान लो, ये पार्टिकल 2 है, ये पार्टिकल 3 है। यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी ना जो 3 पार्टिकल की वो क्या है, ज़्यादा होगी 2 से। अच्छा, क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि यहाँ पे देखो x कंपोनेंट यहाँ पे इस पार्टिकल का और इस पार्टिकल का दोनों का सेम है, लेकिन जो y कंपोनेंट है वो किसका है ज़्यादा, 3 पार्टिकल का। तो y कंपोनेंट है तो इसकी जो नेट वेलोसिटी आएगी वो, मान लो ये x में जो वेलोसिटी है वो vx ले ली, y में जो वेलोसिटी है उसको मैंने vy ले लिया।
तो जो नेट वेलोसिटी है वो कैसे निकालेंगे, अंडर द रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट ज़्यादा है, वी वाई का कंपोनेंट ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में, ये नंबर 2 जो पार्टिकल है उसके कंपैरिजन में। तो यहाँ पे किसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होगी जो नंबर 3 पार्टिकल है। अब देखो जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा है वो इस डी पॉइंट से ज़्यादा दूर है, जिसकी वेलोसिटी कम है वो इस डी पॉइंट से कम दूर है। मतलब जो ये वेलोसिटी है ये किस पे डिपेंड कर रही है, डिस्टेंस पे। ठीक है, अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो वेलोसिटी भी ज़्यादा है, डिस्टेंस कम है तो वेलोसिटी भी कम है। इतनी बात क्लियर हुई आपको। ठीक है, तो इस बात को एक बार लिख लेते हैं कि वेलोसिटी इधर लिखते हैं। ठीक है, वेलोसिटी of particle 3 is more than the velocity of particle 2, particle 2। ठीक है, समझ में आया क्यों ज़्यादा हुई। तो यहाँ पे क्या है, जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसकी आ रहा है, वेलोसिटी। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। इतनी बात आपको समझ में आई क्या है, एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे 2 सिचुएशंस को कंसीडर करके चलना है बेटा। फर्स्ट सिचुएशन हम मान के चलेंगे यहाँ पे कोई भी ग्रेविटी नहीं है, तो कोई भी ग्रेविटी नहीं है तो जो ये पार्टिकल निकलेंगे डायरेक्ट यहाँ पे हिट कर जाएंगे, कुछ पार्टिकल अपसाइड कुछ पार्टिकल डाउन साइड। ठीक है, निकल जाएंगे। जब हम, लेकिन ये एक्चुअल नहीं है, एक्चुअल सिनेरियो अपना क्या है, इन एक्चुअल सिनेरियो देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, ड्यू टू दिस प्रेजेंस जब यहाँ से पार्टिकल अपना हॉरिजॉन्टली निकलेगा तो वो पार्टिकल ग्रेविटी के कारण कुछ ऐसे बेंड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कुछ और एंगल से हॉरिजॉन्टली वो निकलेगा तो वो क्या है, कुछ यहाँ पे इस टाइप से आ जाएगा, और कुछ नेक्स्ट जो पार्टिकल निकलेगा वो कुछ यहाँ पे टकरा जाएगा। ठीक है, ये अपना D1 और D' और D" इनके हमने पाथ कंसीडर कर लिए, जैसे ये हमने D कंसीडर किया था। फिर हमने वेलोसिटी से रिलेटेड बातें की। ठीक है, क्या है, in absence of gravity only the atoms emerging horizontally would pass through the slit, यानी कि जो horizontally निकलेंगे वही slit से पास होंगे, बाकी तो अप साइड और डाउन साइड क्या है, निकल जाएंगे। the slit and strike at point D, यही हमने पढ़ा। However, due to gravity, यानी कि atoms have the parabolic path, ग्रेविटी के कारण जो एटम्स निकलेंगे या जो पार्टिकल्स निकलेंगे अपने पास क्या होगा, उनका पैराबोलिक पाथ होगा। अब देखो इतनी बात अभी तक हमने पढ़ ली। जब देखो यहाँ से जो पार्टिकल निकलेंगे वो क्या है, पार्टिकल जब इसे हीटेड वायर से टकराएंगे तो क्या है, वो आयनाइज हो जाएंगे, और आयनाइज होने के बाद वो कुछ यहाँ पे एक डिटेक्टर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, और वो जो डिटेक्टर होगा वो आयनाइज, जो अपने पास आयनाइज जो भी ये पार्टिकल्स होंगे उनसे क्या प्रोड्यूस होगा, एक करंट प्रोड्यूस होगा, और वो जो करंट होगा वो उस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस रीचिंग ऑफ डिटेक्टर के। मतलब जितने ज़्यादा यहाँ से नंबर ऑफ एटम्स उस डिटेक्टर तक पहुँच पाएंगे उतना ही ज़्यादा वो क्या बना पाएगा, करंट बना पाएगा। ठीक है, इसे तुम न्यूक्लियर डिटेक्टर में फाइनल ईयर में ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाओगे। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। क्या होगा, यहाँ से जो भी पार्टिकल निकलेंगे वो क्या है, यहाँ पे हीटिंग वायर पे टकराएंगे तो आयनाइज होंगे, आयनाइज होने के बाद यहाँ पे अपन एक डिटेक्टर लगाएंगे, वो उन आयनाइज एटम्स को किस में कन्वर्ट कर देगा, करंट में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे वो कितनी इंटेंसिटी से निकल रहे हैं, कितनी इंटेंसिटी से वो एटम निकल के डिटेक्टर के पास पहुँच रहे हैं, उतनी ही तेज़ी से वो क्या बना पाएगा, करंट। मतलब यहाँ पे जो जिस भी इंटेंसिटी से वो पार्टिकल निकलेंगे वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, वो जो नंबर ऑफ एटम्स कितना करंट बना रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। तो क्या कह रहा है ये, atoms becomes ionized after hitting the tungsten wire. Ionized atom will be collected by a detector. किससे कलेक्ट किए जाएंगे, एक डिटेक्टर से, विच प्रोड्यूस्ड बाय द आयन करंट एंड दिस करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ आयन्स रीचिंग द डिटेक्टर। मतलब जितने ज़्यादा डिटेक्टर के पास अपने जो आयन्स है, जो एटम्स है वो पहुंच पाएंगे, उतना ही ज़्यादा क्या है, वो करंट बना पाएगा। अब देखो क्या है, जो डिस्टेंस है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है भाई, स्पीड की तरह। यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, स्पीड। अब जो इंटेंसिटी है क्या वो उसके फंक्शन की तरह बिहेव नहीं कर रही है, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल निकलेंगे उतना ही ज़्यादा करंट बनेगा। ठीक है,
तो जब इन पार्टिकल्स के लिए, इन एटम्स के लिए जब हमने ग्राफ प्लॉट किया तो वो जो ग्राफ आया अपना वो कुछ इस टाइप से आया भाई, ठीक है। ये जो अपना ग्राफ है किसके सिमिलर है, ये अपना ग्राफ किसके सिमिलर है, ये अपना ग्राफ है ये जो हमने फंक्शन और स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड मैथमेटिकली जो ग्राफ फाइंड आउट किया था ये उससे ही रिलेटेड है, तो वैसा ही कुछ अपने पास ग्राफ आ गया। इसे कहते हैं एक्सपेरिमेंटली एक्सप्लेनेशन ऑफ मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ स्पीड, ठीक है। आपको ये अच्छे से एक्सप्लेन करना आना चाहिए, ठीक है। एक बार समझ में नहीं आए तो दोबारा वीडियो को देख लेना। ओके, थैंक यू।